अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत। मैं हूँ सिद्रा इकबाल और यकीनन आज की शुरुआत भी हमने कुरान पाक की तिलावत से की और अब तो चंद रोज़ ही बचे हैं, यानी हो सकता है आपका साथ और हमारा साथ 4 रोज़ का हो या 5 रोज़ का हो। ईद भी मुतवक्के है, लेकिन आज की बड़ी ख़बर ये है कि जिस तरह सब लोग तैयारी कर रहे हैं, हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चहमगोइयाँ हैं, अनसर्टनटी है कि लॉकडाउन की नौइयत क्या होगी, क्या सख्त तरीन लॉकडाउन होगा और डिलीवरी बॉयज़ का और आपके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों को मंगाना, उसकी तरसील, उसको डिलीवर करना क्या ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक दैट कन्फ्यूजन इज़ कॉजिंग मोर पीपल टू कम आउट। इस वक्त अगर आप बाज़ारों में देखते हैं तो शदीद रश है। इसके अलावा एक और रश जो लगा हुआ है, लोगों का मदद करने का ज़ौक़ और शौक़ है। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है और इससे खुशी और मुसरत भी महसूस होती है कि हम अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखने वाली कौम है। हमारे इर्द गिर्द आपको बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आएंगे जो उजलत में हैं कि रमज़ान के आखिरी अय्याम में जिस कदर हो सके दूसरों की मदद करें। आज हमारे प्रोग्राम का पहला हिस्सा ऐसी ही तंजीमों और ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डेडिकेटेड है, जिनसे हम बात करके जानेंगे कि इस मिशन में वो किस तरह आगे बढ़ रहे हैं और उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, खुसूसन इस महीने में। हम जानते हैं कि इस साल और इससे गुज़िश्ता साल काफ़ी मुश्किलात का हमें सामना रहा है, लेकिन क्या उनके मदद करने वालों में, मुखय्यर अफराद के आगे बढ़कर सपोर्ट करने में कोई तब्दीली आई है या नहीं, और अगर है तो कहाँ हमें अपने आप पे रिफ़्लेक्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जी एक दफ़ा फिर आखिरी अय्याम है, लोग जो एतकाफ़ में बैठे हैं या फिर लैलतुल क़द्र के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कल रात भी यानी गुज़िश्ता शब भी रत जगाई की थी, जिसमें हमने कोशिश की, तीसरी ताक रात थी कि अल्लाह ताला से इस खूबसूरत, इस बहुत ही वैल्यूबल रात को पा सकें। तो ये कोशिशें भी हमारी जारी रहेंगी। उलमा इकराम से अगर आपके सवालात हैं तो यकीनन हम उसका भी जायज़ा लेंगे और उनसे उनके जवाब लेंगे। ख़ास तौर पे फैमिली लाइफ से रिलेटेड मुझे लगता है कि लोगों के बहुत सारे सवालात हैं। कोई भी सवाल सिंपल, छोटा या बेवकूफ़ाना नहीं होता। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट एजुकेशन टीचर्स यू, कि कहीं पे भी आपको कोई मुगालता हो, कोई अभाम हो, तो यकीनन आगे बढ़कर उसको हमें पता कर लेना चाहिए, उसके बारे में रहनुमाई लेकर लेनी चाहिए। अच्छा जी, जब हम इस्लामी तारीख़ को देखते हैं, अमूमन हम हम अरब तारीख़ और इस्लाम के बिल्कुल जो अव्वलीन वक्त था उसकी बात की जाती है, लेकिन अगर हम इस ख़ित्ते में देखते हैं, खुसूसन जिस तरह सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है कि इस्लाम बर सग़ीर में यहीं से फैला, और उसमें यकीनन मोहम्मद बिन कासिम का नाम और उनके लश्कर का आना और उनकी फतूहात को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जब हम सिंध की बात कर रहे हैं तो अब हमारी जो अगली ऑर्गेनाइजेशन जिनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और जानेंगे मज़ीद उनके बारे में बताते चलें कि इनके तकरीबन 35 ऑफिसेज़ हैं और इनके तवस्सुत से जो हेल्थ केयर सर्विसेज मिल रही हैं वो तकरीबन 3 करोड़ लोगों को मिल रही हैं जो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जिसमें 21,000 छोटे देहात और शहर शामिल हैं। इसके अलावा अगर ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट्स में देखा जाए तो 59 डिस्ट्रिक्ट्स में इनका काम फैला हुआ है। मैं बात कर रही हूँ हैंड्स पाकिस्तान की। इनसे मुलाकात कराते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और यकीनन आज का हमारा जो मौजू है वो माशरे में रवादारी है। हमें लोगों को देखकर ऐसा लगता है जब वो बड़ा सेल्फिश बिहेव कर रहे होते हैं या अपनी बात कर रहे होते हैं, अक्सर लोग ये आपको कहते हुए नज़र आएंगे, और ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग हस्तियाँ, कि जी माशरे में से इंसानियत ख़त्म हो गई है। लेकिन क्या ये वाकई एक हकीकी और सच्ची तस्वीर है हमारे माशरे की? अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें, वी आर अ फिलैंथ्रोपिक नेशन, और इस पर हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि लोग आगे बढ़कर इदारों की और ऐसे लोगों की जो अपने आप को डेडिकेट किए हुए हैं कम्युनिटी सर्विस की तरफ, उनकी मदद को आप पहुँचते हैं। आज आपकी मुलाकात ऐसे ही 3 मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से कराते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने जिक्र किया था, हैंड्स का जो कि एक वसी नेटवर्क है, 35 से ज़्यादा इनके ऑफिसेज़ हैं और तकरीबन 59 डिस्ट्रिक्ट्स में ये ऑपरेट करते हैं। और इसमें कुल अगर बात की जाए कि जो लोग इनकी सर्विसेज से मुस्तफ़ीद होते हैं, वो नंबर है तकरीबन 3 करोड़ लोगों का। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेख तनवीर अहमद साहब, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं ऑफ हैंड्स, विच जो बेसिकली स्टैंड करती है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेवलपमेंट सोसाइटी के। और आप देख सकते हैं कि मिसाली यानी मॉडल विलेजेस बनाने का जो बीड़ा इन्होंने उठाया है, यकीनन इससे मुस्तफ़ीद होने वालों की तादाद इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। शुक्रिया और आपका कि आपने हमें मौका दिया है। एब्सोल्युटली। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं मलिक अब्दुल गफ़्फ़ार सईदी साहब। अब मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। जब हम बात करते हैं अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट की, अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट भी एक बहुत ही मुस्तनद
शायद नाम है, इनका भी अगर हम देख सकते हैं मुख्तलिफ जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। थैलेसीमिया के पेशेंट्स ख़ास तौर पर बच्चों के लिए इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो मिसाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट अनदर रिप्रेजेंटेटिव, जब हम हेल्थ केयर की बात करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जब हम पेंडेमिक को देख रहे हैं, हमारे हेल्थ केयर हीरोज़ ही फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। और जो गैप हमें नज़र आता है ख़ास तौर पे एक तरक्की पजीर मुल्क का जहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो, तो इस तरह के इदारे वाकई वो सर्विसेज मुहैया करते हैं जो लोगों की जान बचाती है, जो लोगों में दोबारा सेहत के मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए कोशिश होती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर निज़ाम साहब, आप मेडिकल डायरेक्टर हैं पटेल हॉस्पिटल के, आप भी यहाँ पे मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपकी मौजूदगी का। गुफ्तगू का आगाज़ अगर तनवीर साहब आपसे करना चाहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इदारे को 41 साल अब ऑपरेट करते हुए हो गए हैं। अब्दुल गफ़ार बिल्लू साहब जो कि पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं पीडियाट्रिक्स के, ही हिमसेल्फ इज़ एन इंस्टीट्यूशन। तो अब आप किस तरह बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे नशेबो फराज देखे होंगे 41 सालों में, लेकिन वी वर नेवर इन अ पेंडेमिक बिफोर। इसने हमारी ज़िंदगियों को कैसे तब्दील किया है, और ख़ास तौर पे जो एम्फसिस सेहत के शोबे पे आया है, आई थिंक इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि अब ये समझ लिया गया है, और बहुत सारे स्कॉलर ने कहा कि आइंदा जो तबाही होगी वो न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं होगी, वो वायरसेस से होगी या पेंडेमिक से होगी। तो इसकी तैयारी ज़रूर हमें करनी चाहिए, और इस तैयारी के लिए एक हेल्थ सिस्टम को बहुत मजबूत बनाया जाए। और हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने का एक तरीका ये है कि लोगों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो, लोगों को पता हो कि किस तरह हमें रिजिलियंट बनना है, किस तरह इससे बचना है। और उस बचने में न सिर्फ वो सारी बातें जो हम मुसलसल करते आ रहे हैं कि जी मास्क का इस्तेमाल हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, हैंड वॉशिंग जिसको कहीं हम लिफ्ट नहीं कराते थे, अब हैंड वॉशिंग इतना एसेंशियल हो गया है, और फिर उसके साथ वैक्सीनेशन। जी। तो वैक्सीनेशन वाला टारगेट हम जल्द से जल्द अचीव करें ताकि इस वायरस से एटलीस्ट हम बच सकें आइंदा, और हमारी आइंदा नस्लें बच सकें। लेकिन डॉक्टर साहब, क्योंकि आप लोग जिस तरह काम करते हैं, मदर एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। जब हम निगहदाश्त और अवेयरनेस की बात करते हैं, हमारे यहाँ अभी भी कहा जाता है कि सालाना 4 लाख बच्चों की अमवात होती है जो कि प्रिवेंटेबल, 80% इसमें से प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं। टाइफॉइड की हम बात कर रहे हैं, बेसिक हाइजीन की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये कोविड से ही मुंसलिक क्यों? आपने पिछले 41 साल में क्या देखा कि हाउ मच प्रोग्रेस हैव वी मेड? नहीं, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं हो कि प्रोग्रेस हुई है जी। जब हमने शुरू किया था, कोई हर रोज़ 600 बच्चे डायरियल डिजीज़ में मरते थे जी। 600 बच्चे रोज़ाना, और जिसका मतलब कि 2 चार्टर तैयारे जो हैं, जो बोइंग तैयारे, वो गिर रहे हैं, और इसकी जो ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है, तो लेकिन इन बच्चों की क्योंकि साइलेंट डेथ होती है तो पता नहीं चलता। लेकिन उसके बावजूद ORS की प्रमोशन ने बहुत काम किया, और ये बच्चों की तादाद जो है मॉर्टेलिटी की बहुत कम हो गई। इसी तरह इम्यूनाइजेशन में EPI कवरेज जो है हिफाजती टीकों की वजह से बहुत ज़्यादा बचत हुई, और बच्चों की जो इन्फेक्शस डिजीज़ के बच्चों की अमवात हो जाती थी उससे बचत हो गई। इसी तरह मेटरनल मॉर्टेलिटी रेट पाकिस्तान का, माओ की शरह अमवात, जो कि एक बहुत ही सीधे और नेचुरल प्रोसेस में जब माँ होती है, जब वो एक ज़िंदगी देने जा रही होती है तो अपनी ज़िंदगी से हाथ छोड़ देती है। तो हर 20 मिनट में एक खातून जो है डिलीवरी देते हुए, नॉर्मल डिलीवरी देते हुए वो उसकी मौत वाक़ई हो जाती थी। तो उसमें भी काफ़ी कमी आई है। तो बहुत अच्छा ये काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो है रीजन के मुकाबले। बात है कि हम देखते हैं कि एक हुकूमती सतह पे और पॉलिसी मेकर्स ने काम करना है, लेकिन साथ में ही चलना है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बड़ी अहम है। अच्छा, यहाँ पर मज़हर साहब आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, बिकॉज पटेल हॉस्पिटल में भी आई एम श्योर कि आप देखते होंगे कि मुख्तलिफ लेवल ऑफ अवेयरनेस के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। पहले लोग तफरीक करते थे, जो तालीम याफ्ता है वो ज़्यादा बाशऊर होगा, जो कम तालीम याफ्ता है उसके पास इतना एक्सपोजर नहीं होगा, शहरी और देही आबादी के हवाले से। लेकिन इस वक्त जो मनाजर हम टेलीविज़न स्क्रीन पे देखते हैं या बाहर जो मंजर आप बाज़ारों में देख रहे हैं, ये तो पढ़े लिखे बाशऊर शहरी लोग भी SOPs को और जो एहतियाती तदाबीर हैं उनके ऊपर कान नहीं धर रहे। तो फिर हम अवेयरनेस को आज के ज़माने में कैसे समझें और कैसे आगे लेके चलें? नहीं, आपका सवाल बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना, क्योंकि अगर हम देखें कि क्या सिर्फ पाकिस्तानी कौम ऐसा बिहेव कर रही है, और दूसरी जगहों की अगर हम रिपोर्ट पढ़ते हैं, हमारे भी कुछ रिश्तेदार वगैरह मुल्क से बाहर हैं, तो उन सब का कहना है कि वहाँ की भी पब्लिक का एक सेक्टर उसी तरह बिहेव कर रहा है जिस तरह का पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा बिहेव कर रहा है। तो हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए, हमें मुसलसल जो है लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है,
और इंशाल्लाह आस्ता आस्ता करके इसमें बेहतरी आएगी। बिल्कुल, जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि हम लोग तो 20 साल हमें लग गए थे लोगों को ये कहते हुए कि भाई जब पेशेंट देखने जाओ तो हाथ धो लो या हाथ पे कोई सैनिटाइज़र लगा लो। सही। इस पेंडेमिक ने वो काम कर दिया जो हम 20 साल से कह रहे थे और वो नहीं हो रहा था। अब लोग जो हैं सोचते भी नहीं हैं पेशेंट को हाथ लगाने का बग़ैर हाथ धोए या बग़ैर कोई प्रोटेक्शन पहने। तो इस तरह चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसमें जनरल पब्लिक का रिस्पांस आप सही कह रही हैं कि थोड़ा सा मायूस कुन है कि जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है तो उनको उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए। और वो एहतियाती तदाबीर जो हुकूमत बता रही है, जो सब लोग जो टीवी पे आके जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, उसको मानना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मानने से आप 100% एरेडिकेट हो जाएगी वो चीज़, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे पास अभी जो नॉलेज है उसके हिसाब से उनको फ़ायदा होगा। और एक दफ़ा जब आप देखेंगे कि केसेस ये कम होना शुरू होंगे तो फिर उसका एक इफेक्ट ऐसा होता है कि फिर आप देखेंगे कि काफ़ी कंट्रोल में अच्छा, खैर और यकीनन जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी बड़ी अहम कंट्रीब्यूशन रही है। जब हम एहतियात करते हैं तो हम उनकी ज़िंदगियों को भी बचाते हैं, हम उनका जो मिशन है उसमें एक तरह से साथ दे रहे होते हैं। मलिक अब्दुल गफ़ार साहब, आपने इस कोविड के दौरान हमने देखा कि जो टीचर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आए। आपके हस्पताल में जो आपका अमला था उनको पैसिफाई करने के लिए, उनको रिक्वायर्ड सपोर्ट देने के लिए आप लोगों के क्या इनिशिएटिव्स थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने और इन्होंने बताया, मतलब हमने भी वो तमाम चीज़ें फ्रंट लाइन पे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हमारे काम कर रहे थे, उनकी हिफाजती जो कपड़े और दूसरी चीज़ें सब हमने उनको एहतियाती तौर पे सब चीज़ें प्रोवाइड की और उनको इस चीज़ पे पाबंद किया कि पहले अपनी लाइफ आपकी बचेगी तो आप दूसरे किसी का इलाज कर सकेंगे। बिल्कुल। तो मैं मुख्तसर सा तारुफ अल मुस्तफा सोसाइटी का आपको कराना चाहता हूँ कि आज से 38 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह 1983 में अल मुस्तफा सोसाइटी का मार्ज़ वजूद में आई। अल मुस्तफा सोसाइटी ख़ास तौर पे हेल्थ और एजुकेशन में काम कर रही है। अल मुस्तफा के कराची में 5 हॉस्पिटल हैं, 35 क्लिनिक्स हैं। इसमें मुख्तलिफ हेल्थ में हम लोग थैलेसीमिया सेंटर है हमारे पास है, डायलिसिस सेंटर है, आँखों के ऑपरेशन फ्री में होते हैं। इसी तरह से यतीम खाना भी अल मुस्तफा कराची में चल रहा है, 2 शेल्टर होम भी चल रहे हैं, एक गर्ल्स कॉलेज है और 10 के करीब स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफा सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम चल रहे हैं। इसमें तमाम ये चीज़ें हम बहुत माइनर चार्जेस पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ लोगों को देते हैं। और उसकी वजह भी ये कि जो वाइट कॉलर लोग हैं वो ये ना समझे कि हम वेलफेयर में या किसी खैराती इदारे में जाके इलाज करा रहे हैं। हमने इतने चार्जेस माइनर रखे हुए हैं कि वो कोई भी आदमी जाके बाइज़्ज़त तरीके से अपना इलाज करा सकता है। बाकी 80-90% ऐसे लोग नॉन अफोर्डेबल हमारे पास आते हैं जिनका हम अपने डोनर के ज़रिए से ज़कात से और दीगर अतियात जो हमारे पास आते हैं उनसे उनका इलाज करते हैं। इसी तरह थैलेसीमिया में हमारे पास मैं बताऊँगा मैं आपको कि 168 बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो बच्चा एक मरतबा रजिस्टर्ड हो गया उसके बाद उसके वालिदैन को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उसका ब्लड का इंतज़ाम हम खुद करते हैं। ब्लड के लिए हम ये लोग करते हैं कि कराची के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में उनमें ब्लड डोनेशन कैंप का इनकाद करते हैं। पहले से लोगों को बता दी जाता है इंतज़ामिया को, बच्चों को, और वो ब्लड देते हैं। उस ब्लड के बाद फिर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन किस्म का ब्लड बैंक हमने 2-3 साल पहले अभी इसको रेनोवेट किया है और तकरीबन 1 करोड़ रुपये से एक ही मुखिर हज़रात ने हमें बना के दिया अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच गफ़ार साहब कि आपने इतना कॉम्प्रिहेंसिवली बताया और यकीनन लोग वाकिफ़ भी हैं अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट की बहुत सारी काविशों से। जैसे आपने कहा कि डायलिसिस सेंटर है, थैलेसीमिया सेंटर है, एजुकेशन के लिए काम किया जा रहा है। ये तीनों ही इदारे जो अभी यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि एक लेगेसी है, एक ख़याल के साथ, एक सोच के साथ इनका इनेकाद हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों हज़ारों लोग इनकी सर्विसेज से मुस्तफ़ीद होते हैं। तो यकीनन हम आपसे अपील करते हैं कि आप आगे बढ़ें, इनको ज़कात से, डोनेशन से, जिस तरह भी आप चाहें आप उनके साथ आगे बढ़कर उनकी मदद कर सकते हैं। इनसे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि आज इनको बुलाने का यहाँ मकसद यकीनन आपसे एक दफ़ा फिर इनको तारुफ़ कराना था, मुतारफ़ कराना था। आप इनकी किस तरह मदद कर सकते हैं, यू कैन ऑब्वियसली रीच आउट टू देम, लेकिन इनके पास बहुत सारी ग्रास रूट इंसाइट भी मौजूद है हमारे समाजी रवैयों के हवाले से, हमारी सेहत के शोबे के हवाले से। तो हम उस पर भी बात करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। आज अल्हम्दुलिल्लाह अहलियान पाकिस्तान ने 25वां रोज़ा इख्तियार किया हुआ है और चंद अयाम बचे हैं इस बहुत ही खूबसूरत माह मुबारक के। यकीनन इसमें हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रज़ा को पा सकें, चाहे वो इबादत के ज़रिए हो, हमारे अखलाक के ज़रिए हो, या फिर मुखय्यर अफराद जिनके पास मालो ज़र है, जिसको अल्लाह की तक़सीम में एक बड़ा हिस्सा दिया गया है, तो यकीनन वो ये रियलाइज़ करे कि इसमें दूसरों का भी हिस्सा है और किस तरह वो आगे बढ़कर मुख्तलिफ मुस्तनद इदारों की मदद कर सकते हैं। हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्राम हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट एंड द पटेल हॉस्पिटल। और मैं चाहूँगी क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा सेगमेंट होगा तो इनसे ज़रूर पूछा जाए कि एक तो तरीका है, यकीनन आप इनकी वेबसाइट्स पे जाकर इनके बैंक अकाउंट्स हैं, आप वहाँ पे डोनेशंस या फिर ज़कात अलग अलग जिस तरह आप मर्ज़ी चाहें आप माल से यानी अमाउंट से कंट्रीब्यूट करके इनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन क्या इसके अलावा भी तरीके हैं इन्वॉल्व होने के? कई लोग ये समझते हैं कि जी हम एफ़र्ट भी करना चाहते हैं, हम वॉलंटियर करना चाहते हैं, तो किस तरह इन इदारों के साथ आगे बढ़कर हम अपने इन समाजी इश्यूज़ को, इन सेहत के मसाइल को हल कर सकते हैं? आइए इनसे जानते हैं। डॉक्टर तनवीर, अगर मैं शुरुआत आपसे करूं कि कई दफ़ा मुझे लगता है जिस तरह हम कहते हैं ना कि अगर पॉकेट साइज़ मेरा कम है, मेरे पास बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, मैं एक डायलिसिस की मशीन कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, मॉडल कॉलेज को या मॉडल विलेज को नहीं पूरा स्पॉन्सर कर सकती, अडॉप्ट कर सकती, लेकिन क्या और तरीके हैं इन्वॉल्व होने के? जी जी, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो ज़ाहिर है कि जैसा आपने कहा पैसों के सूरत में, फंड्स की सूरत में जी, वो तो बहुत क्लियर है, लेकिन इसके अलावा भी टाइम की शक्ल में अगर आप वॉलंटियर टाइम, ख़ासतौर में मैं कहूँगा कि हमारे घरों के जो यूथ हैं, जो बच्चे हैं, उनको इंगेज किया जाए इन एक्टिविटीज़ में, ताकि उनको ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं पाकिस्तान के, और वो पता चलें तो उनको उनके अंदर जो इस इंसानियत की खिदमत का जज्बा पैदा होता है वो बहुत अहम है कि उनके दिलों में पैदा हो। तो उस सिलसिले में हमारे 35 शहरों में हमारे ब्रांचेस मौजूद हैं, 4 सूबों में मौजूद हैं। उनके से रब्ता करें, हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे वॉलंटियर्स का फॉर्म होता है, उसको फिल करके भेज दें। हमारे लोग जो हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं और उन बच्चों को एक्सपोज करा सकते हैं कि मुख्तलिफ जहाँ मॉडल विलेजेस बन रहे हैं वहाँ पे हमारे अस्पताल हैं, और वहाँ पे स्कूल हैं, वहाँ पे रोज़गार के प्रोग्राम चल रहे हैं, गैर सूदी प्रोग्राम चल रहे हैं, पानी, वाटर, सैनिटेशन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उनको वहाँ पे काम किया तो वो हमारे साथ इंगेज भी हो सकते हैं। और इस तरह अगर कोई प्रोफेशनल लोग हैं तो वो अपना टेक्निकल इनपुट दे सकते हैं। अच्छा, मैं हमेशा जानना चाहती थी कि डॉक्टर्स, जाहिर सी बात है इतनी मेहनत करके आप बनते हैं, तो वो हमेशा सोचते होंगे कि जब NGO या फलाही इदारे में काम कर रहे हैं तो क्या उनकी उतनी ही कम्पिटिटिव सैलरीज पैकेजेस होते हैं, या वो भी खिदमत खल्क की बेसिस पे और एक पे कट लेते हुए आप लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं? नहीं, जो दोनों किस्म के होते हैं। बाज़ लोग जो हैं वो होल हार्टेडली आते हैं, कमिटमेंट के साथ आते हैं, तो उनकी ज़्यादा पे कट होती है, और वो उनका विज़न ही होता है कि वो हमारे साथ उनका विज़न मैच करता है, तो वो लोग लो दे आर विलिंग टू वर्क ऑन, दे आर विलिंग टू, वो विलिंग वर्कर होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो फुल टाइम डॉक्टर्स होते हैं या सर्जन्स होते हैं, हमारे अस्पतालों में ही काम करते हैं और सर्जरी करते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनाकोलॉजिस्ट होती हैं तो वो सिजेरियन सेक्शंस करती हैं, तो वो उसकी पेमेंट लेती है। तो दोनों किस्म के लोग होते हैं, तो ये भी एक ओपन चॉइस है। लेकिन देखें, खिदमत दोनों सूरतों में हो रही है, बिल्कुल। तो ये ऐसी कार्य सवाब की जगह है कि किसी भी सूरत में आप कंट्रीब्यूट करें, इंसानियत को ख्याल रखें, हुकूकुल इबाद जो कि इस्लाम का इंतहाई अहम सुतून है, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए, और हमारी जैसे इदारे जो हैं जो कि दूर दराज और मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाते हैं चीज़ों को, यानी दूर दराज के इलाके, चाहे आप सिंध की बात कर लें, पंजाब की, साउथ पंजाब की कर लें, बलूचिस्तान की, सबसे वल्नरेबल ग्रुप, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है लोगों के लिए कि वो अगर अपने पैसे को जिसमें से ज़कात या अतियात व सदक़ात निकालना चाहते हैं तो वो ऐसे लोगों तक के इदारे के ज़रिए पहुँचाएँ जो वाकई मुस्तहिक हैं। बिल्कुल। तो इसमें हैंड्स की खदमात हाजिर है, तो हैंड्स के पास आप जिस तरह कहेंगे इंशाल्लाह वो न सिर्फ मुस्तहिक का पहुँचेगा बल्कि बहुत शफाफियत के साथ। और शफाफियत का मतलब ये कि हैंड्स की वेबसाइट पे जाके आप तमाम हैंड्स की ऑडिट रिपोर्ट देख सकते हैं, हैंड्स के आपके पैसा किस विलेज में गया है, कहाँ गया, वो आपको पता चल सकता है, और किस काम कार्य से में तो उसकी बाकायदा आपको रिपोर्ट मिलेगी, ट्रैक कर सकते हैं, आप ट्रैक कर सकते हैं। जिस तरह के वॉश का इनिशिएटिव डॉक्टर साहब जैसे अभी भी बात कर रहे थे, कोविड में इसकी ज़्यादा आगही और अहमियत का हमें एहसास हुआ है, लेकिन उससे पहले भी वॉश योर हैंड्स के हवाले से जो आप लोगों की आगही मुहिम थी, वो मेरे ख्याल में एक सिग्नेचर, एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव था आप लोगों का। अच्छा, मज़हर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, आप भी बताइए कि पटेल हस्पताल की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे, फंड्स और डोनेशंस एक तरीका है, इसके अलावा किस तरह लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं?
अपना टाइम जो सबसे कीमती चीज़ है इस दुनिया की जी। वो दे सकते हैं। डॉक्टर्स तो दे ही रहे हैं, दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ दे रहे हैं जी। लेकिन वो लोग जो रिटायर हो गए हैं वो चाहें तो किसी भी लेवल पे आके न सिर्फ ये कि एज अ डॉक्टर एज अ नर्स बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। पटेल हॉस्पिटल में हमने दूसरा एक किया था कि लोगों को जो यंग जनरेशन है उनको भी पता चले हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, तो स्कूलों से हमने कांटेक्ट करके उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम एक डे ऑर्गेनाइज करते थे जिसमें वो आके हॉस्पिटल को देखते थे और फिर उसके मुख्तलिफ़ शोबों में जाते थे ताकि उन बच्चों को आगे ही हो कि हॉस्पिटल चलता कैसे और वहाँ कितने शोबे होते हैं किस तरह के में, ताकि आगे अपनी ज़िंदगी वो बनाना चाहें तो उसमें कर लें। बिल्कुल। अच्छा, कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो फ़ौरी तौर पे हमारी नज़र के सामने आते हैं, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं, लेकिन फिर लाइफ चेंजिंग आपकी सर्जरीज़ और लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट भी होता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप स्पेशलाइज़ करते हैं प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी में, और यकीनन आपको बताते चलें कि एक बड़ी कॉमन हमारे यहाँ सिचुएशन नज़र आती है क्लेफ्ट लिप की, यानी बच्चा जब, डॉक्टर साहब आप बेहतर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पैदाइशी तौर पर हम देखते हैं कि होंठ मुकम्मल नहीं होता, चेहरा मुकम्मल नहीं होता, जो कि आगे जाके उसके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड, कभी कभार उसकी नाक भी पूरी तरह कंस्ट्रक्ट नहीं हुई भी होती। तो आप लोग इस तरह की रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज जो पटेल हॉस्पिटल्स में होती हैं वो क्या फ्री ऑफ चार्ज हैं, मिनिमल प्राइस पे हैं? लोग अगर आगे बढ़कर इसमें कुछ कार्य खैर में इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहें तो क्या तरीका है? जी, आपने ये क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट जो है हमारा पाकिस्तान का और दुनिया भर का एक अच्छा सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है जी। उसमें बच्चा पैदाइशी तौर पे उसके जो होंठ जो हैं एक आपस में मिले हुए नहीं होते। सही। बाज़ दफ़ा सिर्फ एक साइड पे नहीं मिले होते, बाज़ दफ़ा दोनों साइड पे नहीं मिले होते, क्लेफ्ट दोनों साइड पे होता है, बाज़ दफ़ा आधा होता है, बाज़ दफ़ा पूरा होता है। इसी तरह तालू और मसूड़े भी इसी तरह बीच से समझें आप कटे हुए होते हैं। तो हमने एक इंस्टीट्यूशन के साथ मिल के ये किया है कि जो भी इसका इलाज कराना चाहे पटेल हॉस्पिटल में तो उसको कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल, यानी उससे एक पैसा भी नहीं लेते, वो करें। आपके पास चॉइस है कि आप अगर इस प्रोग्राम में नहीं आना चाहें तो नहीं आए, आप जो है पैसे दे के अपना इलाज करा लें, लेकिन वो भी बहुत नॉमिनल हैं अगर हम देखें और दूसरे बड़े अस्पताल जितना लेते हैं। तो इसमें हम क्लेफ्ट लिप में बिल्कुल नहीं लेते। डॉक्टर साहब वेरी क्विकली, वक्त मेरे पास कम होगा, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि लोगों के हमारे यहाँ कुछ तोहम परस्ती भी है, कुछ अभाम भी होता है, भोले लोग हैं उनको भटका दिया जाता है, क्योंकि ये आपकी फील्ड और एक्सपर्टीज़ है। कुछ लोग कहते हैं जी चांद ग्रहण हुआ था तो बच्चे का क्लेफ्ट लिप हो गया, रमज़ान का भी मौका है, तो मैं चाहूँगी कि इस पर क्लैरिटी कीजिए, इसकी वजूहात क्या बनती हैं, और ये सोचना, तसव्वुर करना कि ये माँ की कोई गलती थी, वो सूरज ग्रहण में बाहर निकल गई, छुरी का इस्तेमाल कर लिया, इन सब चीज़ों को हम कैसे रद्द करें? देखिए, इसमें कोई भी जो है ना सदाकत नहीं है। ये एक जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो कुछ वजूहात की वजह से ये चीज़, ये जो आपस में पार्ट्स जुड़ रहे होते हैं वो जुड़ नहीं पाते हैं। ओके, ठीक है। बाज़ दफ़ा हाँ, ये हमने देखा है कि बाज़ ख़ानदानों में ये जो है ये कंडीशन जो है ज़्यादा कॉमन होती है ज़्यादा, लेकिन इसका आप चांद गिरन से किसी भी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये देखिए एक मुबारक महीना है तो यकीनन हम चाहेंगे कि इस तरह की जो तोहम परस्ती है हमारे यहाँ या मिथ्स हैं उनको डिबंक किया जाए, क्लैरिटी के साथ आएँ। और ये बड़ी अच्छी खुशनवीद बात है कि अगर इस तरह का मसला आप फेस कर रहे हैं, यू कैन अप्रोच द पटेल हॉस्पिटल, जो कि ख़ास तौर पर एक इदारे के साथ मिलकर ये काम कर रहा है कि क्लेफ्ट लिप सर्जरीज़ के लिए आपको कोई यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी, तो आपके रिसोर्स कम होना इसकी वजह नहीं हो सकता। मैं आपसे भी मलिक अब्दुल गफ़ार साहब जानना चाहूँगी कि किस तरह लोग अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट को हेल्प कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द डोनेशंस एंड ज़कात? इसका जिस तरह से अल मुस्तफ़ा सोसाइटी की वेबसाइट भी मौजूद है, अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर गुलशन इकबाल में हमारा हेड ऑफिस भी है, जो खुद आके अतियात अपने जमा कराना चाहते हैं दे सकते हैं। फ़ोन नंबर वहाँ मौजूद हैं, आप कॉल करेंगे वहाँ पर आ जाएंगे। और बाकी मैं बताऊंगा, जैसे क्लिप प्लेट का उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने, हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी इस वक्त सिंध में कराची में जो है 10,000 फ्री सर्जरी कर चुकी है। और पंजाब में अल मुस्तफ़ा सोसाइटी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम कादिर फयाज साहब 40,000 फ्री सर्जरी पूरे अपने कश्मीर तक और फ्रंटियर तक जाके वो फ्री कैंपिंग करते हैं और वहाँ पर वो ऑपरेशन करते हैं। तो इसमें भी मैं दावत दूंगा लोगों को कि अल मुस्तफ़ा सोसाइटी के जितने भी फलाही काम हैं उसमें आगे किसी भी एक चीज़ को अडॉप्ट करना चाहें
किसी एक थैलेसीमिया के बच्चे को अडॉप्ट कर लें, किसी एक डायलिसिस के पेशेंट को कर लें, किसी एक जो आई भी के मर्ज या हेल्थ कंडीशन आपको अपने दिल से ज़्यादा लगता है कि आपके दिल पे घर करती है, करीब है, आप यकीनन उसमें मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब आपकी मौजूदगी का, मलिक साहब आपके आने का, मज़ा साहब आपकी मौजूदगी का। वक्त हमेशा हमारे पास कम होता है, लेकिन अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे और आपके इदारों को अल्लाह ताला दस्त गैब से उसके लिए मदद और वसाइल पैदा करे। इसी के साथ जी हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, उलमा इकराम हमारे साथ होंगे, किचन का रुख भी करेंगे, खूबसूरत सना ख्वां भी हमारे साथ हैं। देखते रहिए बारान रहमत। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। हमारा ये जो आवर है ऑफ कोर्स इसमें हम बात करते हैं उलमा इकराम से, उनसे रहनुमाई लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तमाम तर हमारी जो गुफ्तगू का मरकज़ रहता है, जो जो मरकज़ी ख़याल है वो ये कि हम अपने अंदर तब्दीली कैसे ला सकते हैं और हमारे इर्द गिर्द माशरे में मस्बत तब्दीली कैसे ला सकते हैं। हमें कभी कभार ये एक बहुत ही डॉन्टिंग और अपहिल टास्क लगता है कि माशरे में आप किसी चीज़ का सलूशन देने चाहें तो आप चैलेंज को भी जब ब्रेक करेंगे तो आपको लगेगा एक ये मुश्किल है, फिर उससे बड़ी मुश्किल है, यानी आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अल्लाह ताला ही चाहे और पूरे निज़ाम को अगर पलट दें तो फिर एक नई शुरुआत हो सकती है, वरना बेहतरी नहीं आ सकती। ये तसव्वुर अपने आप में हमें कुछ भी अच्छा करने से और आगे बढ़ने से रोकता है। तो आज इस पर ज़रूर बात करेंगे, उलमा इकराम से इस पर ज़रूर रहनुमाई लेंगे कि अगर हम अपने आप को बुराई में, मुश्किलों में घिरा हुआ पाएँ, जो मस्बत तब्दीली हम लाना चाहते हैं, एक सिरे के बाद दूसरे सिरे तक वो चैलेंज मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स ही नज़र आए, तब अल्लाह की मदद कैसे पाई जाए और किस तरह साबित कदमी से आगे बढ़ें। लेकिन इसके साथ साथ एक ज़िंदा रोशन मिसाल इसी जज्बे की आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक ऐसी हस्ती जिनको हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा है और इनसे मैं पर्सनली एक बहुत करीबी ताल्लुक़ इसलिए महसूस करती हूँ कि जब मैंने अपने टेलीविज़न करियर का आगाज़ किया, वन ऑफ द फर्स्ट पीपल आई इंटरव्यूड एंड इंटरैक्टेड विद वो सबीना आपा। और इनकी वजह शोहरत यकीनन ये है कि शी इज़ ब्रिंगिंग अबाउट अ पैराडाइम शिफ्ट इन लियारी। आम तौर पे जब आप लियारी का नाम सुनते हैं तो आपको मुख्तलिफ सोशल इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। मोस्ट अंडरसर्व, मोस्ट वल्नरेबल तबका, जहाँ पे बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखना एक अनहोनी बात समझी जाती थी। यानी बच्चों के सामने गैंग वॉर्स हो रही हैं, असलहा है, ड्रग्स है, तमाम तर ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स जो उसको राह रास्त पे रखने के लिए नामुमकिन है। लेकिन एक ऐसे इलाके में एक स्कूल की बुनियाद रखना, एक उम्मीद की किरण देना, यानी हम बात कर रहे हैं किरण फाउंडेशन के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह 2004 से लेके अब तक सैकड़ों ज़िंदगियां बदल चुके हैं और एक कंप्लीट तब्दीली लेके आए हैं इन द वे पीपल थिंक एंड ऑपरेट। यानी ना सिर्फ उन बच्चों की ज़िंदगियों में तब्दीली, बल्कि उनके वालिदैन भी अशश कर उठे कि हाँ जी, हम बच्चों के साथ हम भी आगे ही चाहते हैं, हम भी तालीम चाहते हैं। सो आई थिंक इट इज़ अ फिनोमिनल वर्क दैट दे आर डूइंग और मज़ीद भी इनके प्लान्स अब आगे क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सितारा इम्तियाज़ पाकिस्तान सबीना खत्री साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सबीना आपा वक्त निकालने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा हुसैन मसूदी भाई। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपकी भी मौजूदगी का, और यकीनन उनैज़ा अकरम भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ सना ख़्वानी के फ़राइज़ अंजाम देंगी। किचन में हमेशा की तरह सलमा जी मौजूद हैं और आज क्या बना रही हैं ये मिस्ट्री है, क्योंकि मैं 1 बजे से लोगों से पूछ रही हूँ। लोगों ने कहा जी रेसिपी उनके जहन में है और जादू उनके हाथों में है, तो पता करते हैं जी आज बन क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस आज मेरा दिल था कि कुछ डिफरेंट हो, जो बहुत देसी टच के साथ हो, तो आज हम बना रहे हैं चिकन अचारी हांडी। अच्छा सच सच बताएं, आपने नहीं डिसाइड किया था ना? सुबह आप अम्मी वाला सवाल करी होंगी सबसे, आज क्या पकाऊं? हम रोज कुछ ना कुछ बनाते हैं तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या चीज़ होनी चाहिए। हाँ जी। तो फिर अचानक मेरे जहन में आया कि अच्छा अब मैंने कोई आप हमसे वोट लिया करें, आप 3-4 हमें रेसिपीज भेज दिया करें, हम खुद ही चुन लिया करेंगे कि उसमें से हमारा क्या दिल चाह रहा है। आज हमने बनाई चिकन अचारी हांडी, और साथ में हमारे पास ना अक्सर हम जब खमीरी रोटी या तंदूर की रोटी लेकर आते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टफ़ कर लेते हैं फ्रिज के अंदर। होता है कि सुबह तल के खा लेंगे, कभी किस तरह खा लेंगे। मैं आज आपके लिए बना रही हूँ बेसनी नान। कुछ भी नहीं, दैट तंदूर की रोटी जो आपके फ्रिज में पड़ी हुई, आपने उसे कट किया एंड बेसन के अंदर पकौड़ों का पूरा मसाला आपने मिक्स किया, रोटी को थोड़ा सा गीला किया, छोटे छोटे पीसेस काट लिए और उसके ऊपर लगाया और उसको डीप फ्राई कर दिया। तो ये तो ब्रेड पकौड़ा बन गया एक तरह से। हाँ, वो ब्रेड होती है, ये रोटी पकौड़ा। ये रोटी पकौड़ा है। असल में पंजाब साइड में बड़े मशहूर है बेसन वाले नान, बहुत मशहूर है। अच्छा। और हम लोगों को बहुत पसंद है।
तो वो बस उसकी याद थोड़ी सी, आज मुझे अम्मी बहुत याद आ रही है तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें How साथ में sweet. उमली बन रहा है डिज़र्ट अच्छा, के कल अंदर। मदर्स डे भी है ना, तो जाहिर सी बात है तो अम्मियों बस। की जो ख़ास रेसिपी होती है बड़ी अहम होती है। और इन्होंने कहा कि जी नान हो, अच्छा पाकिस्तानी इस बारे में मशहूर है, मुझे लगता है पूरे खित्ते में जो कुछ बचा हुआ होता है ना, चाहे वो प्याज हो, टमाटर हो, बैंगन हो, मिर्च हो, हम उसको डालते हैं बेसन में और तल देते हैं। यहाँ तक कि मैंने मरी के रास्ते में अंडा पकौड़ा भी देखा है जो पूरी बॉइल्ड एग पर तल दिया जाता मैं है। आपको एक मज़े की बात बताऊं, मेरे घर के अंदर मैंने कभी चीज़ें मिक्स नहीं की थी। जब मेरी शादी हुई तो एक तरफ बने हुए थे साबुत मसूर और एक तरफ बनी हुई थी माश की दाल और कीमा शिमला की मिर्च थी। तो मेरी सास ने कहा कि जाके दाल में ना कीमा डाल दो। मैंने 4-5 दफ़ा पूछा कि क्योंकि मैं साबुत मसूर बड़े शौक से खाती, मैं कहा वाकई डाल दूँ? हाँ डाल दो। और मैंने जाके बड़े दिल बर्दाश्त होकर डाल दिए। जिस समय वो आई तो इन्होंने यूँ करके देखा, कहते इसके अंदर नहीं डाला था, माश की दाल में डाला। तो मिक्सिंग हर घर में चलती है, ऐसा नहीं बिल्कुल, है। और कई जायका घरों में बड़ा तो बाकायदा मज़ेदार बन सिर्फ जाता है। मिक्सिंग नहीं चलती, नौ रखा चलता है। नौ नौ रखा चलता है, जितनी सही। चीज़ें बची हुई हैं सबको मिलाएं और कुछ नया बना दें। बिल्कुल। खैर जी, मौजू पे वापस आते हैं। जब हम तब्दीली की बात करें और ख़ास तौर पे मस्बत तब्दीली की बात करें तो यकीनन पहला कदम उठाना और शुरू का अरसा, जो अव्वलीन मराहिल होते हैं, वो बहुत दुश्वार होते हैं। सबीना आप इसमें बताइए कि आई एम श्योर कि जब आपने शुरुआत की तो एक जो नेगेटिव परसेप्शन था लियारी के बारे में, उसको पर्सनली कैसे ओवरकम किया था? नेगेटिव परसेप्शन तो था और हकीकत भी थी। वहाँ जाना बहुत मुश्किल था उस ज़माने में, लेकिन वहाँ भी इंसान ही रहते हैं, बिल्कुल। वहाँ भी फैमिलीज़ रहती हैं और वो सारी फैमिलीज़ जब वहाँ गुजारा कर रही हैं तो हमें अंडरस्टैंड तो करना चाहिए कि वहाँ क्या है। तो कोई बाहर से लियारी के बाहर से वहाँ जाता नहीं था, नो गो एरिया कहलाता था। अगर कोई ज़रा सा भी डिफरेंट चेहरे का या कुछ अलग सा दिखता था तो उसको इन्वेस्टिगेट करते थे कि ये कौन है। अनसेफ था उसके लिए वहाँ होना। अनसेफ था, और मेरे लिए भी लेकिन अनसेफ था। सियासतदान तो जाते थे हमेशा, इलेक्शन से पहले जाते हैं, जलसे करते थे। जी। तब्दीली वहाँ कोई नहीं आ रही थी। तब्दीली कोई नहीं आई। वहाँ के लोगों को बहुत, मैं समझती हूँ, बड़ा इस्तेमाल किया गया और धोखा, डिसेप्शन, उसकी वजह से एक सर्वाइवल मोड में चले गए हैं लोग। जब मैं वहाँ इंटर हुई तब तक कई सालों से ये चल रहा था कि उनको यूज़ किया गया, उनकी वफ़ा, ये नोन है वफ़ा के लिए। लियारी के लोग इतने वफ़ादार हैं, अगर किसी के साथ जुड़ जाएं और किसी के साथ कोई वादा कर लेना, वो आपके साथ रहेंगे और अपनी जान पे खेल जाते हैं आपकी खातिर। बहुत ज़्यादा जज्बाती कौम है, मोहब्बत चाहते हैं, हंसना। मैं समझती हूँ मैंने हंसना सीखा ना, वहाँ जाके हंसना सीखा। वाह। जब एक वक्त था बीच में वॉर जोन था वहाँ, तो सब बंद था, रास्ते बंद थे। उस ज़माने में जब मैं वहाँ किसी तरह बड़ी मुश्किल से एंटर हुई थी, दीवारों के साथ लग लग के हमें जाना पड़ता था कि कोई देख ना ले। उस वक्त भी एक मदर, जो हमारी स्कूल की एक मदर है, उसने मुझसे कहा कि आप आई हैं इधर, अच्छा आप आ जाएं, हमारी छत पे आ जाएं, मज़े से हम आपको बारबेक्यू खिलाते हैं और फिर हम पटाखे सुनेंगे। इट वाज नॉट पटाखे, वो बॉम्ब ब्लास्ट की बात कर रही थी। उस वक्त भी उसके जज्बे के अंदर ये था, आप आइए, आ जाएं, हम आपको, मतलब देवर इनवाइटिंग में कि आप आएँ, हम आपको खाना खिलाते हैं। मुझे बताएं सबीना आपा, बच्चे जो इस तरह के माहौल में परवान चढ़ रहे थे, जब तक किरण स्कूल वहाँ पे मौजूद नहीं था, उनके ज़हनी हालत क्या थी, उनका ज़िंदगी की तरफ ओरिएंटेशन क्या था? देखिए, यही चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया था। ये एक वाक़या था चाइल्ड अब्यूज़ का, जो किसी ज़राए के थ्रू मेरे पास पहुँच गया था। एक बच्ची का वाक़या, वो बच्ची वहीं रहती थी लियारी में, वो मुझे वहाँ तक लेके गई है, उसके पीछे मैं गई हूँ, उस माँ और एक बच्ची के पीछे। तो 1 साल पूरा उस माँ और एक बच्ची के लिए ही मैंने जो कुछ भी किया उसको मैंने कन्वर्ट किया एक स्कूल प्रोग्राम में। लेकिन जो बच्चे बचपन से ही अब्यूज़ देखते हैं हर लेवल पे, डोमेस्टिक, स्कूल, मदरसा, ट्यूशन सेंटर्स, रोड पर, और फिर सबसे उससे ज़्यादा रास्ते पे चलते हुए ही लाशें देख रहे हैं। हर दूसरे घर के अंदर जहाँ आप टच करेंगे आपको बेवा मिलती थी उस ज़माने में। किसी के बेटे का, मतलब किसी को मार दिया गया, मतलब हर दूसरे घर में कोई वाक़या हुआ था। इफेक्टिव्स थे, डायरेक्ट इफेक्टिव्स थे, बिल्कुल। और छोटे छोटे बच्चे 2 साल से लेकर 14 साल 15 साल के, उन्होंने अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी हैं। तो एक वो कहते हैं ना, एपैथी टाइप की डेवलप हो गई थी कि एक तो जो उन्होंने देखा, आ गई थी, इंडिफरेंस था एक तरह से। इंडिफरेंस, कुछ लोगों में इंडिफरेंस आ गया था, कुछ लोगों में बहुत सहम गए थे। वो एक फिज़िकली भी उनके जिस्म में उनकी हकलाहट आ गई थी, हाथ में कपकपाहट आ गई थी। फिज़िकली भी आप देख सकते थे कि उनके बच्चों में वो विजिबल साइंस यानी ये जिसको हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में बड़ा क्लियरली PTSD कहें या ट्रॉमा का रिस्पॉन्स कहें, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। और इसके बारे में सुनते हुए ही मुझे इमाम हुसैन का कौल याद आ रहा है कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर से उठोगे कुर्बानी उतनी ही बड़ी देनी पड़ेगी। अल्लामा साहब, इस पे आप, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर गुफ्तगू करें
कि जब बच्चों के लिए, खुसूसन एक ख़ास कम्युनिटी के लिए जुल्म, बर्बरियत, अजियत, ज़्यादती नॉर्म बन जाए, तो वहाँ पे फिर दीन किस तरह हमें सलाह देता है उनको इस मुश्किल से निकालने की, और दूसरा वो अपनी उम्मीद को कैसे जगाए रखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वाहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतखबीन अम्मा बाद। क़ाला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब कूनू लिज़्ज़ालिमीन खस्मा व लिल-मज़लूम औना। ये वो जुमला है जिसे अभी आपने इमाम हुसैन आली मुकाम से एक निस्बत दे करके ये मज़लूमियत और जुल्म के हवाले से, और खुदावंद आलम ने ये जो कायनात खल्क़ की और ये जो दुनिया बनाई, इसको असल में वो चलाना चाहता है निज़ाम अदल के तहत। इसीलिए वो ख़ुद भी आदिल है और वो निज़ाम अदल के तहत चलाना चाहता है। लिहाजा जुल्म जहाँ होगा वहाँ फिर अदल नहीं होगा, जहाँ जालिम होगा वहाँ मज़लूम ज़रूर होगा। तो हमारे माशरे के अंदर ख़ुद हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि माशरे में क्या है, हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी क्या है। वहाँ पूरे अपने आल को उन्होंने वसीयत की, अपने बच्चों को वसीयत की, बल्कि कहा वमन बलगा किताबी, जहाँ तक मेरी ये बात पहुँचे उन सारे लोगों से मैं ये फरमाइश करता हूँ, ये ख्वाहिश करता हूँ कि क्या है, मज़लूम के हमेशा मददगार रहना और ज़ालिम से मुखासिमत रखना, जालिम के ख़िलाफ़ तुम्हें क़याम करना, जिसकी चीज़ की तरफ इशारा किया। और सबसे बड़ा जुल्म देखिए, बराबरी में अगर इंसान जो है ना वो कोई मुकाबला हो तो अच्छी बात है, अगर काम की बात है तो बड़ों को बड़ों से काम लेना चाहिए, ये बात ठीक है, ये बिल्कुल मुनासिब बात। लेकिन जब आप नौमौलूद और जो बिल्कुल कमसिन बच्चे हैं, अभी खुदरा पौधे जिनको कहा जाता है, जिनकी अभी हमें नोक पलकें दुरुस्त करनी है, अभी हमें उनको उस मंजिल तक लेके जाना है कि जो क्या है मेराज की मंजिल इंसानियत के हवाले से है, कि कोई उनमें साइंसदान पैदा हो, कोई उसमें काम का इंसान पैदा हो, कोई उसमें मिसाल के तौर पे एदी पैदा हो, या इस तरीके से बड़ी शख्सियात हैं, मैं उधर नहीं जाना चाह रहा। लेकिन अगर हम अभी से इन बच्चों पर काम का बोझ डाल देंगे तो इनकी नशोनुमा भी रुक जाती है। और मैं ये कहूँगा कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो इस्लाम ने बच्चों को बादशाह करार दिया है, माँ बाप को उनका ग़ुलाम करार दिया, यानी बड़ों को। अब माँ बाप से क्या मुराद होती है, हर जगह माँ बाप सुलभी की बात नहीं होती, एक उस्ताद भी बाप होता है, एक माशरे का बुज़ुर्ग भी बाप होता है, एक आलिम भी बाप होता है, और एक सुलभी बाप अपनी जगह होता है। यानी माशरे के हर बच्चे का हर बुज़ुर्ग एक निस्बत से बाप बनता है। तो बाप की क्या ज़िम्मेदारी है, बाप की ज़िम्मेदारी ये है कि उस माशरे के बच्चों की हिफाजत करे। सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी बाप की ये है कि बच्चों का मुहाफ़िज़ बन जाए। तो अगर हम अपने माशरे का मुहाफ़िज़ नहीं बन सकते तो फिर हम बड़ाई का दावा कहाँ से कर सकते। और मैं फिर यही कहूँगा कि जी हाँ, ख़ुद हज़रत अली ने कहा ये 7 साल तक इनको बादशाहों की तरह रखो, और 7 साल इनके या 8 साल जिसको कहना चाहिए 24 से अगर हम तकसीम करते हैं। अल्लामा साहब सॉरी आपकी कतई कलामी कर रही हूँ, ये हमने तरबियत के हवाले से तो इस बारे में बहुत गुफ्तगू की है और इस कॉल को भी हमने इसकी तशरीह भी की है। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ये पूरा जो कम्युनिटी और ये पूरा इलाका जिस तरह से अंधेरों में घिरा हुआ था, जहाँ हम देखते हैं कि आपस में जी स्पेसिफिक उसकी बात कि अगर जुल्म बर्बरियत आपको नज़र आ रही है, गैंग वॉर्स हो रही हैं, ड्रग्स हैं, वहाँ पे क्या वहाँ लियारी के हवाले से मैं तो खुद आपकी तरह इनको भी सलाम करूँगा कि जो माशरे की तरबियत का काम कर रहे हैं और उस खित्ते में रह के। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि फिर मौला अली का कौल मुझे यहाँ याद आता है कि खुदावंद आलम ने इल्म को भूख में रखा है, यानी भूख से मुराद तलाश भी है, तो ये कोई कैद नहीं है। और फिर बड़े बड़े लोग छोटे छोटे घरानों से निकलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये भी माशरे में एक हकीकत है कि जो बड़े कारनामे करके अंजाम देते हैं दुनिया के अंदर, वो किसी छोटे घराने से और बड़े काम करने वाले होते हैं। ये याद रखें बच्चे हमारे। उनकी जो हंगर होती है, उनकी जो ड्राइव होती है, वो आगे लेके चलती है। और फिर ऑफ कोर्स अबीना आपा जैसे लोग और किरण फाउंडेशन आपको मिलती है जो आपके लिए और सियासतदानों ने बड़ा फायदा उठाया। जी, वो जिस तरह उन्होंने कहा कि लेकिन क्या है, अफसोस का मुकाम है कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, वो तुम पर एहसान करते हैं, जब तुम्हारी बारी आती है तो तुम फरामोश करके ऐसे अबा वस्तकबरा मिनल काफिर, बिल्कुल खुद
शैतान की ये सिफत है, ये शैतान की सिफत है कि क्या है, जिसने तुम पर एहसान किया आपने उसके साथ भलाई ना की। हालांकि अल्लाह ताला खुद कहता है कि भलाई का बदला सिर्फ भलाई है। इस पे हम मज़ीद भी बात करेंगे, किस तरह हम पैराडाइम शिफ्ट ला सकते हैं। क्या कभी हमने ये सोचा है कि ये इसके ऊपर अगर हम एक टाइम लाइन लगाएं कि जिस तरह हुकूमतें कहती हैं कि 5 साल मंसूबा है, 5 साल के बाद इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है, क्या ये बेहतर तरीका है या अल्लाह तवक्कल इसको लेके चलना चाहिए? किस तरह गोल सेट करें, इस पर हम बात करेंगे। जी जनाब, सीइंग इज़ बिलीविंग, और यकीनन जब आप अपने आँखों से तब्दीली और इम्पैक्ट देखते हैं, दैट इज़ व्हेन यू मूव फॉर मोर एक्शन। ये बात कहने में जितनी आसान लगती है कि मोस्ट वल्नरेबल एरिया जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो, कॉन्फ्लिक्ट रिडन हो, वहाँ पे गोलियाँ चलती हों, ड्रग एडिक्शन हो, गैंग वॉर्स हो, यानी लिटरली इट्स अ वॉर जोन, और वहाँ पे जाकर आप उम्मीद की किरण जगाएं, ये सुनने में जितना आसान है, जितना आइडियलिस्टिक है, करने में उतना ही मुश्किल था। लेकिन इसका समर उतना ही मीठा है जब आप वाकई वहाँ के बच्चों के अंदर वो तब्दीली देखते हैं, जब आपको ये एहसास होता है कि वाकई इसने उनके लिए नए दरवाजे, नए दरीचे खोल दिए, उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आए हैं। इट इज़ डेफिनेटली अ मूविंग मोमेंट। सबीना जी, अब आप क्या सोचती हैं, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? ये तो एक दिया जलाया ना आपने, विल इट टेक इट्स ओन लाइफ? आपको लगता है ये बच्चे आगे बढ़कर ख़ुद बागडोर संभाल लेंगे, या भी इनको और इन पौधों को सींचने की, इनको लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, छोटे छोटे से थे, 2.5 साल की उम्र में। ज़ाहिर ये कहानी शुरू ही एक अब्यूज़ के केस से हुई थी जी। वहाँ से फिर वही बच्चे, जिस बच्चे को भी मैं हाथ लगाती थी उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई टर्मोइल, कोई लॉस था, या कोई वर्थलेसनेस थी, या वो बात नहीं कर पा रहा था। तो ये प्रोग्राम जो है ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। एक जो सीड डाला है, मुझे इंतज़ार करना होगा एटलीस्ट 20 साल, 15 साल हुए हैं। ये बच्चे आज माशाल्लाह कॉलेजेस में हैं, वही बच्चे जिनसे स्टार्ट दिया था, लेकिन इनको तब तक मैंने होल्ड करना है जब तक ये थोड़े से मैच्योर नहीं हो जाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इम्पैक्ट जो है वो बहुत छोटी एज से क्रिएट करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल, बाय द टाइम ये 10 साल के थे, इन्होंने अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। और क्योंकि हमने इनकी मदर्स की एडमिशन मैंडेटरी रखी है स्कूल में, बच्चे का एडमिशन नहीं होता जब तक माँ ना आए। तो माँ तो एडल्ट है ना, बाप आता है संडे पढ़ने, माँ आती है दिन में 3-4 दिन मुस्तकिल, उसका एक करिकुलम है जिसको वो फॉलो कर रही है। फिर एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है जिसमें माएँ अपना बिजनेसेस शुरू कर रही हैं, काम कर रही हैं। तो वो माएँ जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं ना, मैं ये समझती हूँ कि मेरा सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रोग्राम जो है वो हमारा मदर्स का प्रोग्राम है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह वो नोटिस भी किया लोगों ने मदर्स प्रोग्राम को, कि इलेक्ट्रिक ने भी नोटिस किया माशाल्लाह, उसी वुमेन एम्पावरमेंट में ही उन्होंने हमें अवार्ड दिया। तो मदर्स का बहुत इम्पैक्ट है। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी रिजिलियंट, इतनी पावर हाउसेस जो मैंने यहाँ लियारी में देखी हैं ना औरतें, मैं हर रोज़ इनसे सीखती हूँ कि पावर हाउस होना किसको कहते हैं। आई थिंक कितनी खूबसूरत बात है। अलामा साहब, आपकी तरफ भी इसी बात को लाना चाहूँगी। सबीना आपा ने बड़ा खूबसूरती से इस पे एम्फसाइज़ किया कि चाहे जैसे भी हालात हो, ख़ुद पढ़ी लिखी ना हो, वसाइल ना हो, मुश्किलात में घिरी हुई हो, लेकिन एक माँ एक ऐसा पैकर होती है जो अपने बच्चों को संभाल कर चलती है। और यकीनन जब दूसरे लोग भी आते हैं तो फिर उसको खिराज तहसीन पेश किए बगैर नहीं रह सकते कि इन हालात में भी एक माँ आगे बढ़ी है। तो तमाम माँओं को आप क्या पैगाम देंगे, और दीन और हमारी शरीयत भी किस तरह माँओं को गाइड करती है इस अमल के लिए, तरबियत के लिए? देखिए, बात बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने जिस बात की तरफ इशारा किया कि एक हम बचपन से बच्चे को लेते हैं और उसकी तरबियत करते हैं। सही। और ये ज़िम्मेदारी खुदावंद आलम ने बाप की कम और माँ की ज़्यादा रखी है, बल्कि मैं कहूँ बहुत बड़ा हिस्सा जो है बच्चे की तरबियत का वो माँ के हिस्से में खुदावंद आलम ने दिए, जो निज़ाम बनाया है शरीयत के हवाले से देखते हैं। और मैं तो वो चीज़ कहूँगा कि फिर जी हाँ, अगर माँ सैयदा हो तो बच्चे भी सैयद ही होते हैं। ये खुद एक पैगाम है, शक़ीउन फ़ी बत्न उम्मे व सईदुन फ़ी बत्न उम्मे, यानी ये माँ की तरफ। फिर अगर उम्मुल क़ुरा, उम्मुल किताब, अच्छा अबुल किताब भी तो हो सकती है, अबुल क़रिया भी हो सकता है, लेकिन खुदा ने बार बार ये माँ की निस्बत दे करके एक ऐसा गोशा आश्कार किया है। और फिर मैंने जैसे कहा कि सैयदतुन निसाइल आलमीन के हवाले से अगर हम देखें कि एक माँ है
और उस माँ ने कैसे कामिल बच्चे इस माशरे को तरबियत करके दिए हैं, इसका हम अंदाज़ा लगाएं तो क्या है, 2 बेटे और दोनों बेटे क्या है, दुनिया के नहीं आखिरत के भी सरदार है, वो सैयद शबाब अहलिल जन्ना की मंजिल पर है। या पूरे माशरे के लिहाज से हम जब ले लेते हैं तो उस माशरे के अंदर उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के हवाले से मैं जैसे बात आ गई, तो फिर माशरे के एक एक फ़र्द की तरबियत की उन्होंने जंगी हालात में भी जा कर के क्या है, मुसलमानों की मदद कर रहे हैं। या इस तरीके से और भी ज़वात को ले लें, करबला का पूरा मुकाम जो है, पूरी एक करबला जो सजा के दी है, मर्दों ने तो जिहाद के मरहले को तय किया, लेकिन माँ वो थी जिसने एक के बाद एक, यूँ कहिए कि सानिए हुसैन दे के दी। यानी अगर देखें तो जहाँ जज्बा ख़ुद फ़र्जंद रसूल इमाम अली मकाम का है, वहीं पर अगर हम देखें तो उनके असहाब के जज्बे को देखें तो अल्लाह अकबर की मंजिल है, उनके अहले ख़ानदान को हम देखें तो अल्लाह अकबर की मंजिल है, या फिर हम कहें उनके बच्चों में देखें, ये सब रात भर ये क्या है, माँ तरबियत करती रही। तो माशरे के हवाले से हमारी बिलखुसूस मैं कहूँगा कि हाँ, इस शहर कराची में लियारी इतना नोन है कि शायद वर्ल्ड में इस इलाके का नाम ऐसा नहीं हो सकता है कि ना हो, लेकिन इसके साथ बहुत जुल्म किया गया। जो बात इब्तदा की थी कि हम देखिए, जुल्म ये नहीं है कि किसी को थप्पड़ मार देना, उसका इस्तेहसाल करना सबसे बड़ा जुल्म ये है। और ये मैं अपनी माँओं को, बहनों को, बच्चों को, मर्दों को, सबको एक बात कहता हूँ कि अपने घर में जुल्म ना कीजिए। जुल्म का आगाज़ अपने घर से होता है। एक तरफ बच्चे की तरबियत, बच्ची की तरबियत हमारी जिम्मेदारी है, यानी सिर्फ बच्चों की नहीं, उन बच्चियों के हवाले से मैं कहूँगा कि क्या अगर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की ज़ात को हम देखें तो 2 बेटे दिए हैं और 2 बेटियां दी, और दोनों बड़े कामिल नजर आए। यानी अगर हुसैन इब्न अली ने यूँ कहिए कि करबला को, यानी दीन मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, यानी जो शरीयत रसूल लेके आए, उसकी हिफाजत की, तो उनकी बहन हज़रत ज़ैनब ने क्या है, पूरी करबला को समेट लिया। यानी दीन क्या है, दीन पनास्त हुसैन है, तो मैं कहूँगा कि करबला पनास्त हज़रत ज़ैनब है। यानी फिर जब हम इस मरहले में आकर के देखते हैं तो ये ख़ानदान और एक कल्चर नज़र आता है। क्या आज हमारे माशरे में ऐसी ख़वातीन हैं? बहुत कम। इन जैसी तो मैं कहूँगा कि वाक़ई दिल चाहता है कि सलाम किया जाए ऐसी ख़वातीन को कि जो माशरे की माँ का किरदार अदी तरबियत करना बहुत ये ज़रूरी नहीं है। मैंने कहा जैसे बाप के हवाले से कि और फिर सबसे बढ़कर ये लामा साहब के अपने बच्चों की, अपने ख़ानदान की किफ़ालत और तरबियत तो एक माँ करती है, लेकिन इतना एहसासमंद, एक दर्दमंद दिल रखना कि एक ऐसा इलाका जो मुश्किलों में घिरा हुआ है, वहाँ पर जाकर मेहनत करना और वहाँ पर ज़िंदगियों को तब्दील करना। आप भी आगे आइए और इस कार खैर पर यकीनन आप इसमें मदद कर सकते हैं। किरण फाउंडेशन की मदद कर सकते हैं। तमाम तर नंबर्स आपके सामने हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। 15 साल इनको अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हुए हो गए हैं और अब आगे भी लोग जब साथ आते रहेंगे, कारवा बनता रहेगा और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। डॉक्टर जमील राठौर हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं बाराने रहमत। सबसे पहले ज़रा देखते हैं किचन में चलकर कि क्या सिचुएशन है। सलमा जी ऑल रेडी? बिल्कुल रेडी। चलें ठीक है जी, ज़रा देखें। ड्रिंक रह गया। हाँ जी, जो कि दिल की बात है 7 अप के साथ। एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं, दिल की बात कहना बहुत आसान हो गया है क्योंकि खाने का मज़ा दोबाला करती है 7 अप। आप जिस भी खाने के साथ खाएं, और आज इस पर कुछ भी नहीं डाल रही, डायरेक्ट 7 अप है। बस आप इसमें आइस शामिल कर लें या आइस कोल्ड होनी चाहिए। अच्छा जी, थोड़ी सी जगह दें, हम देखें आज आपने बनाया क्या है जी। सबसे पहले व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर? चिकन अचारी हांडी, ओए होए, साथ में नान। अच्छा, मुझे बताएं कि ये चिकन अचारी हांडी बोनलेस में अच्छी बनती है या विद बोन्स? व्हाट डू यू प्रेफर? बोथ। मुझे बोनलेस नहीं इसलिए अच्छी लगती क्योंकि वो जो एक यखनी वाला एलिमेंट है ना, वो नहीं रहता। आपको लगता है कि चिकन का जो फ्लेवरफुल है वो फुल? अच्छा, आम तौर पे भी 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, वो जिनको चिकन फिलेस पसंद है, बोनलेस पसंद है, यानी आपको उसका क्या कहना चाहिए, ब्रेस्ट पीस होता है, ब्रेस्ट पीस पसंद है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप वाकई इफ़ यू आर अ ड्रम स्टिक लवर, दैट मीन्स कि आपको
आपको वो फ्लेवरफुल थाई मीट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो यू दैट पर्सन। यस, क्योंकि मुझे ड्राई जो है ना कुछ भी मीट में इसलिए अच्छा नहीं लगता, कुछ समझ नहीं आता। व्हाई नॉट आप ड्रम स्टिक्स खाएं, वो मज़ेदार लगती हैं, जूसी होती हैं। वैसे आपस की बात है, चाहे आप पुलाव की बात करें, कोरमे की बात करें, वो जो फ्लेवरफुल आता है वाकई उसके स्टॉक की वजह से ही करी और ग्रेवी मज़े की बनती है। बिल्कुल। अच्छा जी, ये इसका बताएं, ये तो मुझे वाकई कोई बेसन का पकौड़ा लग रहा है, बिल्कुल यानी पिज्ज़ा पकौड़ा, कुछ मिक्सचर ही चल रहा है। लेकिन आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया कि अगर आपके पास रात के बचे हुए नान हो तो आप अपसाइकिल करें उसको। बिल्कुल। और वैसे भी मैं ख़वातीन से ये बात कहती हूँ, अगर कोई गेस्ट आ गए हैं घर में, कुछ भी खाना आपने किसी को खिलाना है, इफ्तार कराना है, बहुत अच्छा खिलाइए। लेकिन मैं फिर कहती हूँ इफ्तार का मतलब होता है वो रोज़ा खोलना, वो तो खजूर और शरबत से हो जाता है। और आप इतने लवाजमात इकट्ठे कर लेते हैं कि उसके बाद या तो आप समेटने में लगे रहते हैं या टेबल लगाने में लगे रहते हैं, मेहमानों को भी टाइम नहीं दे पाते और आपकी इबादत में भी ये सारी चीज़ें मुखल हो रही होती है। इतना थक जाते हैं कि आप इबादत नहीं कर सकते। बिल्कुल। व्हाई नॉट कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं जो क्विक हों, अच्छी हों, हेल्दी भी हों और घर में से हों, तो आपके बजट पे भी ज़्यादा हैवी ना हो। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये क्या बना है? ये उमली बनाया है और इसके अंदर भी मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी मैंने नीचे जो इसका बेस बनाई है वो मैंने बनाई है सवैयों के साथ। आप सवैयाँ जो नॉर्मली पैकेट की भी यूज़ कर सकते हैं और आजकल सब घर के अंदर फेनियाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है। वैसे उमाली आमतौर पे पफ पेस्ट्री से ही बनाया जाता है, के साथ बनाया जाता है। नहीं तो आप इसमें बाकरखानी यूज़ कर सकते हैं जो बड़ी भी हो आपके पास, या फिर आजकल हमारे पास है खजले। आई थिंक दिस इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया। बाकर खानी वाली मैंने ज़रूर ट्राई करनी है, बिकॉज नाउ आई एम थिंकिंग वाकई बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर बन सकता है साथ में बताऊं उसका। जब आप बाकर खानी, अच्छा इसे हम लोग कहते हैं बाकर खानी की खीर भी, ठीक है, और वो इतनी यमी होती है और हल्की नीम गर्म, जैसे वो सितारे कोसी होनी चाहिए, वो हो और इतना मज़ा आता है। आमतौर पे आप जाएं अगर बुफे वगैरह में मिले तो उसके नीचे एक हल्का सा हीटर बर्नर लगा हुआ होता है। थैंक यू सो मच सलमा जी। चलते हैं हम अपने मेहमानों के पास क्योंकि वक्त कम, मुकाबला सख्त है। सबीना जी, आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे, आमतौर पर हर इलाके की और हर कम्यूनिटी की कुछ ख़ास डिशेज़ होती हैं, तो आपने इतना अरसा लियारी में गुजारा है, वहाँ के लोग क्या पसंद करते हैं? खीर पसंद करते हैं, बिरयानी पसंद करते हैं, उनका क्या कोई ख़ास चीज़ है जो उनके यहाँ से मशहूर है? सी फूड बहुत, सी फूड जी, बिकॉज फिशरमैन बहुत है ना जी, इस काम में हैं, तो वो पकाने के तरीके भी सीख गए हैं। सही। तो इनिशियली तो जब मैं वहाँ गई थी तो मुझे खाने की कभी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कभी मुझे कोई भेज देता था कुछ बना के। माँ कहते हैं सब मुझे वहाँ, तो मैं अगर मना भी करती थी तो वो खफा हो जाते थे, आंखों में उनके आंसू आ जाते थे कि आप हमारे बच्चों के लिए कर रही हैं, हमें एक थोड़ा सा आपके लिए खाना भेजने दें। अच्छा, ये मोहब्बत और खुलूस की बात होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जब दिल खोल के मेहमान नवाजी की जाती है तो उसमें भी यही एलिमेंट पाया जाता है कि उस वक्त ये नहीं देखते कि घर में ज़्यादा है कम है, जो कुछ आपके पास मैसर होता है ये अपनी अपनाइयत और अपनी मोहब्बत के इजहार का बेहतरीन तरीका है। अच्छा जी, आपको बताते चलें कि डॉक्टर जमील राठौर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 25वां रोज़ा, गुज़िश्ता शब तीसरी ताकरात यानी उसमें भी तलाश जारी थी लैलतुल क़द्र की, तो आपसे मैं ज़रूर चाहूँगी कि थोड़ा इस बारे में बयान कीजिए। 2 ताकरातें बची हुई हैं हमारे पास और उसमें किस तरह रब को राज़ी किया जाए, ये सवाल अभी भी बहुत दफ़ा आ रहा है, तो मैं चाहूँगी कि कुछ इस हवाले से हमें बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको, आपकी सारी टीम को, अल्लामा मसूदी साहब, सऊदी साहब को और जितने लोग मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने गुलामान मुस्तफ़ा पर कमाल करम किया है कि उन्हें अल्लाह ने कुछ ऐसी सातें, ऐसी घड़ियाँ, ऐसी रातें, ऐसे दिन, ऐसे अय्याम अता किए हैं कि पिछली उम्मतों की अगर उम्रें 1000 साल थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने 1000 महीनों से बेहतर हमें सवाब कमाने के मौके अता फरमा दिए। चुनांचे अगर हम एक थोड़ी से जदवल की बात करें, अंगूठियां तो बेशुमार हैं, लेकिन जिस अंगूठी को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उंगली से निस्बत हो जाती है वो कायनात पे सबसे बढ़कर अल्लाह उसे फजीलत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। पत्थर तो बेशुमार है, लेकिन जिस पत्थर को हजर अस्वद कहा जाता है वो कायनात का सबसे अफजल आला पत्थर बन जाता है। पहाड़ तो बेशुमार है, लेकिन जबल तूर और जबल उहद को अल्लाह ने सबसे बढ़कर फजीलत अता फरमाई। गार तो बेशुमार है, लेकिन गार सौर और गार हिरा को सबसे बढ़कर फजीलत अता फरमाई। और मैं कहूँ कि आसा तो बेशुमार है, लेकिन आसाए मूसवी को सबसे बढ़कर फजीलत अता फरमाई। कुएं तो बेशुमार है, लेकिन जमजम के कुएं को सबसे बढ़कर फजीलत अता फरमाई।
मछलियाँ तो बेशुमार हैं, लेकिन जिसके बदन में यूनुस अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज होते हैं उन्हें सबसे बढ़कर फजीलत अता फरमाई। ऊँटनियाँ तो बेशुमार है, लेकिन मेरे नबी जिस ऊँटनी में बैठते हैं उस ऊँटनी कस्बा को और सारे अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को सबसे बढ़कर फजीलत अता फरमाई। घोड़े तो बेशुमार हैं, लेकिन बुर्राक को सबसे बढ़कर फजीलत अता फरमाई। शहर तो बेशुमार है, लेकिन मक्का और मदीना को सबसे बढ़कर अफजल बनाया। बहुत खूबसूरत बेशुमार है, लेकिन गुम्बद खजरा को सबसे बढ़कर फजीलत अता फरमाई। महीने 12 रमजान को सबसे अफजल, दिन 7 जुमा सबसे अफजल, रातें अल्लाह ने 365 बनाई, लेकिन शब कद्र को सबसे बढ़कर अफजल बनाया। सुभान अल्लाह। तहाइफ तो 104, लेकिन कुरान को सबसे अफजल। उम्मतें तो 1.25 लाख, लेकिन गुलामान मुस्तफ़ा को सबसे बढ़कर अफजल बनाया। अंबिया तो 1.25 लाख, लेकिन सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा को सबसे बढ़कर अफजल बनाया। बहुत खूबसूरत बात जमील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी खूबसूरत ये तहतुल लफ्ज़ के तरीके से आपने बात समझाई है और हमारे पास वक्त कम है। आपकी आमद का, शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा मसूदी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। सबीना आप आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर तमाम देखने वालों को कहना चाहेंगे कि आगे बढ़िए, किरण फाउंडेशन को जितनी आप इमदाद दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये फूल जैसे चेहरे जिनका भी आपने एक पैगाम देखा कि उनके अपने क्या ख्वाब हैं, ये ख्वाब हकीकत बन सकते हैं, ये पॉसिबल हो सकते हैं जब वो तालीम हासिल करेंगे और उनमें ये एतमाद पैदा होगा कि बेशक हालात जैसे भी हों वो आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगियों को संवार सकते हैं। तो इस कार खैर में आगे बढ़िए और यकीनन हमारा दीन भी हमें यही हुक्म देता है कि इल्म हासिल करो। जी, आज की रात में शब कदर है ना, ये ताख़राते, ये अपनी कदर को पहचानने की रात है। जो अपनी कदर पहचानेगा, जिस इंसान को बड़ा मुक़तदर बना के खुदा ने इस दुनिया पे नाजिल किया था, वो असफल साफिलीन की मंजिल से निकले, अपनी कदर पहचाने, उसी की तकदीर बनेगी। और क्या है, अपने हाथों से अपनी तकदीर बनाइए। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कितनी खूबसूरत बात है कि वाकई हम लैलतुल क़द्र के बारे में बयान तो करते हैं और यकीनन वो 1000 रातों से बेहतर है, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि अपनी कदर पहचानिए। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बना के दुनिया में भेजा है, तो यकीनन ये जो आपको शर्फ मिला है उसको एक्चुअलाइज़ कीजिए। अपने आप को इतना बेकीमत, इतना बेकदर ना समझिए। सलमा जी बहुत बहुत शुक्रिया आज की खूबसूरत मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए। खूबसूरत मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि हम सिर्फ देख सकते हैं, उनको चख नहीं सकते सर, लेकिन थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग हियर। और आखिर में यकीनन हमारे साथ अली भाई मौजूद हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उनको एक दफ़ा फिर दावत ना दें कलाम की। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, जमील भाई बहुत शुक्रिया, सबीना आपा आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अली भाई ओवर टू यू। और इसी के साथ आप सबसे इजाज़त भी चाहेंगे। कल का प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा, बिकॉज कल होगा जी स्पेशल, बिकॉज इट्स मदर्स डे एज़ वेल। अगर अभी तक आपने तोहफ़ा नहीं लिया है, वैसे भी आखिरी दिन है ख़रीदारी वगैरह करने का भी, तो अपनी मदर के लिए, अपनी वालदा के लिए कोई खूबसूरत सा तोहफ़ा लें, क्योंकि इन दिनों से भी मोहब्बतें और बढ़ती हैं। सो लेट्स स्टे, इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है।